पिछले पार्ट में अपन ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स और अदर यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनकी जो कंपनियां इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए आई, उनके बीच में किस प्रकार से टेंशन्स चल रही थी और किस प्रकार से उनके बीच में राइवलरी इंक्रीज हो गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसी के आगे अपन देखते हैं, द टेंशन वाज सो हाई बिटवीन द डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनीज। तो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में जो टेंशन थी वो इतनी हाई थी दैट इट एस्केलेटेड इनटू द एटलीस्ट 4 एंग्लो डच वार बिटवीन देम। कि इतनी ज्यादा टेंशन थी कि उनके बीच में 4 एंग्लो डच वार होते हैं। एस्केलेटेड का मतलब इसके कारण से होते हैं। अब इनमें से जो फर्स्ट वार था वो 1652 से 1654 तक चलता है, ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड रहेगा 1665 से 1667 तक। थर्ड एंग्लो डच वार रहेगा 1672 से 1674 तक। और लास्ट और फोर्थ एंग्लो डच वार रहेगा 1780 टू 1784। The Dutch company maintained that profit must support the cost of war which came from trade which produced profit। अब जो ट्रेड जब यहाँ पर वो करते थे, कंपनियां जो यहाँ पर ट्रेड करती थी, स्पेशली डच कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो वो ट्रेडिंग के कारण से प्रॉफिट आता था। अब इसी प्रॉफिट से क्या करना चाहिए, जो वार का जो कॉस्ट है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा कौन चाहते थे? डच कंपनी थी, वो चाहती थी। कॉम्पिटिशन अरोज इन 1635 when Charles first granted a trading license to Sir William Cortin। अब ये जो कंपटीशन होता है उनके बीच में और ज्यादा कब बढ़ जाता है, जब 1635 में चार्ल्स फर्स्ट जो ब्रिटेन का एक किंग था, उसने क्या कर दिया, एक ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया सर विलियम कॉर्टिन को, एंड विच परमिटेड द राइवल कॉर्टिन एसोसिएशन। इसके कारण से जो उनका एक राइवल था, कॉम्पिटिटर था, एक कंपटीशन करने वाला था, कॉर्टिन एसोसिएशन, उसको परमिशन मिल गई टू ट्रेड विद द ईस्ट। इस लाइसेंस के कारण से ईस्ट में उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल गई। एट एनी लोकेशन इन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नो प्रेजेंस। और उनको जो ट्रेडिंग की जो परमिशन थी वो कहाँ के लिए मिलती, ऐसी जगह पर जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई प्रेजेंस नहीं हो, उस जगह पर। इन एन एक्ट एम्ड टू स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इसका जो एम था, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रेंथ करने के लिए किंग चार्ल्स सेकंड, अब वो किंग थे वो चार्ल्स फर्स्ट थे, यहाँ पर चार्ल्स सेकंड आ गए हैं। ही ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट्स टू ऑटोनोमस टेरिटोरियल एक्विजिशन। अब इसके लिए क्या करते हैं, वो 5 एक्ट्स बनाते हैं इन ए सीरीज ऑफ 5 एक्ट्स अराउंड 1670 के आसपास में। वो 5 कानूनों की एक सीरीज बनाते हैं जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ राइट्स अधिकार मिल जाते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1 तो टेरिटोरियल एक्विजिशन, जो वहां की जो क्षेत्र था, एरिया था, उसको अधिग्रहण, उसको अपने एरिया अंडर में लेने का उनको राइट मिल गया। दूसरा राइट था राइट टू मिंट मनी। उनको राइट था कि अब वो पैसा यहाँ पर टकसाल बना सकते हैं। टकसाल ऐसी जगह होती है जहां पर पैसा प्रिंट किया जाता है, मिंटिंग का काम किया जाता है, तो वो काम वो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड टू कमांड फोर्ट्रेस एंड ट्रूप्स। इसके अलावा वो फोर्ट्रेस, बाड़े, जो किलेबंदी है वो काम कर सकते हैं, और ट्रूप्स को बनाने, कमांडिंग का काम वो कर सकते थे यहाँ पर। एंड टू फॉर्म अलायंसेज, और यहाँ पर गुट बना सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर गुट भी बना सकती थी। एंड टू मेक वार एंड पीस, अगर उनको जरूरत समझे तो वो वार यानी युद्ध भी कर सकते हैं, और अगर शांति की है वो भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दे कैन एस्टेब्लिश पीस और दे कैन मेक वार, और वो वार भी कर सकते हैं। एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द एक्वायर्ड एरियाज। और वो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, वो एक्वायर्ड एरिया में दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। मतलब सिविल केसेज हैं उसका भी जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं, और क्रिमिनल केसेज हैं उनको भी अपने न्याय क्षेत्र में ले सकते हैं। कहां पर? एक्वायर्ड एरिया में। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम कोलोसल विक्ट्री, और इस प्रकार से उनको खूब सारी विक्ट्री मिलती है, ग्रेट विक्ट्री, बिग विक्ट्री मिलती है। एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट वेल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको बैक करने के लिए, उसका साथ देने के लिए उनके पास में एक आर्मी थी, और आर्मी भी कैसी थी, उनकी खुद की प्राइवेट थी,
और वेल डिसिप्लिन, बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन की आर्मी थी उनके पास में, और एक्सपीरियंस थी। एंड दिस आर्मी वाज एबल टू असर्ट इट्स इंटरेस्ट इन द कार्नेटिक रीजन। अब इसके कारण से अब जो अपनी आर्मी है, एक अच्छी आर्मी के कारण से वो अपने इंटरेस्ट, अपनी जो रुचि थी, अपनी जो एरिया था उसको कार्नेटिक रीजन में भी एक्सपेंड करना चाह रहे थे। फ्रॉम इट्स बेस इन मद्रास, जो उनका बेस था मद्रास एंड बंगाल, तो बंगाल फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से यहाँ से वो कार्नेटिक रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस थे उसको एक्सपेंड करना चाहते थे, विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम देयर कॉलोनियल पावर्स। क्योंकि अब उन्होंने जो अदर कॉलोनियल पावर्स थी, जो डच थी, पुर्तगीज थी, फ्रेंच थी, उन सबको इस प्रकार से उन्होंने हरा दिया। एक इस प्रकार से उनको कोलोसल विक्ट्री मिल गई कि अब वो किसी भी प्रकार की बिना ऑब्स्टेकल के वो कार्नेटिक एरिया में भी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकते हैं। इन 1689 ए मुगल फ्लीट कमांडेड बाई सिद्दी याकूब अटैक्ड बॉम्बे। अब 1689 में एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इस समय क्या होता है कि मुगलों की एक फ्लीट थी। फ्लीट क्या होता है कि जो सी होते हैं, सी रूट की जो आर्मी होती है उसको बोलते हैं फ्लीट। तो मुगलों ने क्या कर दिया, उनका एक कमांड था सिद्दी याकूब। अब 1689 में उसमें औरंगजेब राजा था, औरंगजेब एम्परर था, तो उस किंग ने क्या कर दिया, सिद्दी याकूब की कमांडेशन में एक आर्मी भेजी और बॉम्बे पर अटैक कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर दिया। आफ्टर ए ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, और कंटिन्यूसली ये जो इनके साथ रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली 1 साल तक के लिए उनका आपस में मुठभेड़ होती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर्ड इन 1690। 1690 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। एंड द कंपनी सेंट इनवॉइस, और जो कंपनी ने कुछ दूत भेजे, इनवॉइस प्लूरल है तो उन्होंने कई सारे दूत भेजे, कहां पर, टू औरंगजेब्स कैंप, औरंगजेब के कैंप में कई सारे इनवॉइस भेजे, टू प्लीड फॉर ए पार्डन, माफी मांगने के लिए भेजे थे। किस लिए भेजे थे कि वो उनसे लड़ाइयां लड़ रहे थे तो उसकी माफी के लिए। द कंपनी की जो इनवॉइस थी, दे हैड टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स बिफोर द एम्परर। अब जो ये कंपनी के जो दूत जो गए थे, दे हैड टू प्रोस्ट्रेट, उनको दंडवत प्रणाम करने पड़े थे, झुककर लेटकर प्रणाम करना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी बिफोर द एम्परर। एम्परर कौन थे, औरंगजेब, उनसे। एंड दे हैड टू पे लार्ज इंडेमनिटी, और उनको एक बहुत बड़ा इंडेमनिटी का मतलब था वार कंपेंसेशन, वार का कंपेंसेशन भी उनको पे करना पड़ा था। एंड दे प्रोमिस बेटर बिहेवियर इन द फ्यूचर, और कंपनी होती है वो ब्रिटिश एम्परर को एक अच्छा बिहेवियर फ्यूचर में देने का प्रोमिस करती है। द एम्परर विड्रॉ इट्स हिज ट्रूप, इस बात ये सब करने के बाद में जो एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने अपनी आर्मी को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, वापस बुला लेते हैं। एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीएस्टाब्लिश्ड इटसेल्फ इन बॉम्बे, और इसके बाद में जब वो अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं तो कंपनी वापस अपने आप को बॉम्बे में रीएस्टाब्लिश कर लेती है, वापस अपने आप, क्योंकि उन्होंने वहां पर सरेंडर कर दिया था। लेकिन जब एम्परर ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया तो उन्होंने वापस रीएस्टाब्लिश कर लिया अपने सेटअप को। एंड दे सेटअप ए न्यू बेस इन कलकत्ता, और वहां से उन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता में एक नया बेस बना लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड होता है बंगाल में वो किस प्रकार से चलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज का। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। जो ब्रिटिशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने हुगली रिवर पर 1651 में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, वहां पर लगाई थी। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच कंपनीज ट्रेडर्स, और ये एक ऐसा बेस था जहां से कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, दिस फ्रॉम विच कंपनीज ट्रेडर नोन एट देयर टाइम इज फैक्टर्स ऑपरेटेड, और ये फैक्टर्स उनको कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां पर ट्रेडर थे उन ट्रेडर्स को फैक्टर्स कहा जाता था, और वहीं से वो ऑपरेट करते थे, वहीं से वो अपना काम करते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, और कंपनी का वहां पर एक वेयर हाउस था, वेयर हाउस होता गोदाम, उनका एक खुद का गोदाम था। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहां पर गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज में भेजने के लिए स्टोर किया जाता था, वेयर हाउस में, गोदाम में उनको स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और उनके खुद के वहां पर ऑफिसेज थे, अपने कार्यालय उन्होंने बना रखे थे जिसमें कंपनी के जो ऑफिसर थे वो बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, और जैसे जैसे ट्रेड उनका बढ़ता गया, उनका व्यापार बढ़ता गया,
द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम। कंपनी ने क्या कहा वहां के मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, जो वेस्टर्न कंट्रीज में या ब्रिटेन के जो ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स को यहीं पर बुला लिया, टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। फैक्ट्री के पास में, फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी? हुगली रिवर के बैंक पर। तो उन्होंने वहीं पर उनको बुला लिया और वहीं पर सेटल होने के लिए उनको आमंत्रित किया। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। उस सेटलमेंट, वो उनकी जो आबादी थी जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, इस आबादी के पास में उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? एक सेटल, अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, अपना एक किला बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। बाय 1696 बिगेन ए बिल्डिंग, तो उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स, और जो कंपनी थी, इट है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स, मुगलों के जो ऑफिसर थे उनको उन्होंने ब्राइब दे दी। ब्राइब का मतलब घूस देना, रिश्वत देना। इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, और इस ये जो रिश्वत दी थी, इस रिश्वत से क्या हुआ? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको जमींदारी के राइट्स मिल गए, जमींदारी के अधिकार मिल गए 3 विलेजों के। वन ऑफ दीज वाज कालिकत्ता, और इसमें से एक जो था, इन जो 3 विलेज थे, 3 विलेजेस में से एक का नाम था कालिकत्ता। देखो उस समय उसका नाम अलग था, फिर उसको चेंज कर देते हैं। विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसके बाद में उसको, इस सिटी को, कालिकत्ता को कलकत्ता कहा जाने लग गया। और उसके बाद में उसको प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से जानते हैं। कोलकाता एज इट्स नोन इज टुडे, अभी इसको कोलकाता बोलते थे। तो कोलकाता का उसके पहले नाम था कलकत्ता और स्टार्टिंग में नाम था कालिकत्ता। इट आल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, और मुगल जो एम्परर थे औरंगजेब, उसको भी उन्होंने मना लिया, राजी कर लिया। टू इश्यू ए फरमान, एक फरमान इश्यू करवाने के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब यह फरमान ऐसा रहेगा जिससे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स के ट्रेड करने की परमिशन उनको मिल जाएगी। इसके लिए भी उन्होंने रजामंदी कर ली, किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में, मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ में। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस, और कंपनी थी वो कंटिन्यूसली इस प्रकार की कोशिश कर रही थी फॉर मोर कंसेशन, ज्यादा से ज्यादा छूट लेने के लिए। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, और जो अभी उनके पास में उपस्थित प्रेजेंट टाइम में जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेज थे, अधिकार थे, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनमें मैनिपुलेट का मतलब होता है उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम, उनके साथ उनको सही तरीके से यूज नहीं करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। औरंगजेब फरमान, औरंगजेब ने जो फरमान दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने का, उस फरमान को फॉर इंस्टेंट हेड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इस फरमान में सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वही ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी, बिना टैक्स के ट्रेडिंग का काम सिर्फ कंपनी कर सकती थी। लेकिन हो क्या रहा था? बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, देखो कंपनी अपना खुद का काम कर रही थी, इसके अलावा ऑफिसर थे वो भी अपना खुद का काम कर रहे थे। हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, वो अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट अपना काम कर रहे थे। ऑन द साइड, मतलब अपने साइड में वो अपना खुद का काम कर रहे थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन वो मैनिपुलेट करते हैं और उस फरमान का उसका गलत यूज करते हैं, और उस गलत यूज करके वो खुद भी उसको ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो कंपनी के ऑफिसर थे वो भी। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और ये जो ड्यूटी थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि चुकाने से। एंड इट कॉज एन इनॉर्मस लॉस टू रेवेन्यू ऑफ बंगाल, और इसके कारण से जो बंगाल थे, बंगाल के जो नवाब थे, उनकी ट्रेजरी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, इसके कारण से जो बंगाल के उस समय नवाब थे मुर्शिद कुली खान, राइज अप इन द प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो इस लॉस होता है, इस लॉस को फिलअप करने के लिए वो उसको कहते हैं। एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स लीड बाय मीर जाफर, लेकिन जो ये वहाँ के जो नवाब होते हैं, बंगाल के जो नवाब होते हैं, वो हार जाते हैं। उसके हार का जो रीजन रहता है, मीर जाफर नाम का उनका एक कमांडर रहता है, उसके कारण से वो हार जाते हैं। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वाज वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, सिराजुद्दौला का एक आर्मी में कमांडर था। ही नेवर फाउट द बैटल, और जो मीर जाफर था उन्होंने कभी बैटल ही नहीं लड़ा। जब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ाई लड़ रहे थे तो मीर जाफर ने उस
उस बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और एक कमांडर के पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण से सिराजुद्दौला था वो आसानी से हार जाता है, ब्रिटिशर्स आसानी से जीत जाते हैं। क्लाइव जो उसमें क्लाइव थे वो गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिजिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग द सिराजुद्दौला। अब उसने लड़ाई क्यों न लड़ी इसका देखना, मीर जाफर ने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था ही हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट, उसने अपने उससे सपोर्ट ले लिया था बाय प्रोमिजिंग टू मेक हिम नवाब, उसको कहा कि मैं आपको नवाब बना दूंगा। हिम में आया यहाँ पर मीर जाफर के लिए, तो क्लाइव प्रोमिस करता है क्या बनाने के लिए, उसको नवाब बनाने के लिए। कब? आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को दमन करके उसके बाद में नवाब बना दिया जाएगा किसको, मीर जाफर को। तो मीर जाफर नवाब बनने के लिए जो बैटल होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ही नेवर फाउट ए बैटल, वह कभी भी बैटल नहीं लड़ता है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, और ये जो बैटल ऑफ प्लासी था इसी की ये पूरी कहानी है, इसके बारे में सेपरेट अपन आगे पढ़ेंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, जो ये था वो एक बहुत फेमस हो गया था, बिकॉज इट वाज फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी एक बहुत फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी, सबसे पहली और एक बड़ी विजय थी, दैट वोन इन इंडिया, जो वो इंडिया में जीते थे। बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी वाज ए डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल था उसके ऊपर एक निर्णायक जीत हासिल होती है, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और नवाब का जो साथी थे वो थे फ्रेंच, उनके साथी थे फ्रेंच। तो नवाब ऑफ बंगाल पर और फ्रेंच पर एक निर्णायक, डिसिसिव का हम लोग का निर्णायक जीत कौन से युद्ध में मिलती है, बैटल ऑफ प्लासी में। और कब होता है ये बैटल ऑफ प्लासी, ऑन 23 ऑफ जून 1757 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसमें ब्रिटिशर्स का जो लीडर होता है वो कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। एंड दिस बैटल, द विक्ट्री ऑफ दिस बैटल वाज पॉसिबल ड्यू टू द डिफेक्शन ऑफ मीर अली खान। मीर अली खान के डिफेक्शन, उनके उसके धोखे के कारण से ये वो जीत पाते हैं। द बैटल हेल्प द कंपनी सेज कंट्रोल ऑफ बंगाल, और इसके कारण से जो ये बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, इट हेल्प, इसके कारण से उनको सहायता मिलती है टू सेज कंट्रोल ऑफ बंगाल, बंगाल का कंट्रोल सेज करने में उनको हेल्प मिलती है। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो 1757 से लेकर 1857 तक का जो 100 ईयर का पीरियड रहेगा, 1857 में एक रिवोल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट होता है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। तो 1757 से लेकर 1857 तक के जो 100 ईयर का जो पीरियड रहेगा, इन 100 ईयर में द कंपनी सेज कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड म्यांमार। तो कंपनी थी उसने पूरे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर और म्यांमार पर अपना, म्यांमार है बर्मा, उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। द बैटल टुक प्लेस एट प्लासी, जो ये बैटल था प्लासी, ये कौन सी जगह पर होता है, प्लासी नाम की जगह। प्लासी क्या होता, प्लास नाम के जो फूल होते हैं, प्लास के जो फूल होते हैं वो खूब सारे होते थे, इसलिए एक जगह थी जिसका नाम, जिसको बोला जाता था प्लासी। अब उसको एंग्लाइज्ड वर्जन, मतलब प्लासी को जो ब्रिटिशर्स थे वो प्लासी बोलते थे। एंड दिस वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, और हुगली रिवर के बैंक के ऊपर ये प्लासी नाम का जो प्लेस है वो सिचुएटेड है। एंड इट इज अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ टू कलकत्ता एंड साउथ ऑफ द मुर्शिदाबाद। ये जो प्लासी है ये कहाँ पर है, 150 किलोमीटर 93 माइल नॉर्थ टू कलकत्ता एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, ये वो वहां पर सिचुएटेड है 150 किलोमीटर नॉर्थ में कलकत्ता के। और मुर्शिदाबाद के साउथ में, मुर्शिदाबाद जो जगह है उसके बारे में बताया हुआ है कि द देन कैपिटल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के जो नवाब होते थे उस समय उनकी कैपिटल मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में मुर्शिदाबाद है ये एक वेस्ट बंगाल का अभी एक डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट बंगाल जो इंडिया का एक स्टेट है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी प्रेजेंट टाइम में जो कैपिटल है वो कोलकाता है। तो जो नवाबों की जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी, अंग्रेजों ने उसको कैपिटल को कोलकाता बनाया, उसके बाद में एट प्रेजेंट वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो भी कोलकाता ही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द बेलिजरेंट्स वर नवाब सिराजुद्दौला एंड लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। जो नवाब था सिराजुद्दौला, एक तो वो पार्टिसिपेंट था, बेलिजरेंट्स रहेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस बैटल। तो एक तो कौन था इसमें, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला था
वो उसने पार्टिसिपेट किया। और सिराजुद्दौला कौन था? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, मतलब ये स्वतंत्र लास्ट बंगाल का नवाब था। और सेकंड बेलिजेरेंट, एक तो गए, एक पार्टी तो हो गई सिराजुद्दौला और दूसरी हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट थे बैटल ऑफ प्लासी में वो कौन कौन थे? सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला हेड बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर। ये जो बैटल होता है ये कब होता है? 1757 में। इसके एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर, द ईयर बिफोर का मतलब एक साल पहले ही 1756 में नवाब बनता है कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन। जो फोर्टिफिकेशन क्या रहेगा? उनकी जो किलाबंदी उन्होंने जो किला बना रहे थे, वो अपना एक फोर्ट बना रहे थे, उसको एक्सटेंशन को रोकने के लिए क्या ऑर्डर दिया? किसने? सिराजुद्दौला ने। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने ब्राइब देता है, वो रिश्वत देता है किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर कौन था? कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था। एंड आल्सो प्रोमिस्ड हिम टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। उसको रिश्वत देने के साथ में क्या करता है? उसको ये प्रोमिस भी करता है कि आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। कब? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन सिराजुद्दौला विल बी क्रिस्ड। जब सिराजुद्दौला को हरा दिया जाएगा कंप्लीटली, तो उसके बाद में आपको वहां का नवाब बना दिया जाएगा। उसको रिब्राइब भी दी गई, घूस दी गई, रिश्वत भी दी गई। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को आराम से हरा दिया 1757 में और कैप्चर्ड कलकत्ता, और कलकत्ता को अपने कैप्चरिंग में ले लिया, अपने अधिग्रहण में उन्होंने ले लिया। द ब्रिटिश सेंट रेनफोर्समेंट अंडर द कर्नल रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वाटसन फ्रॉम मद्रास टू बंगाल एंड रिकैप्चर्ड कलकत्ता। अब कलकत्ता को कैप्चर करने के लिए जो इस बैटल ऑफ प्लासी थे उसमें पार्टिसिपेट ब्रिटिशों की तरफ से कौन कौन करते हैं? कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वाटसन। ये दो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और उस कलकत्ता को वापस रिकैप्चर उन्होंने कर लिया था। क्लाइव देन सेज द इनिशिएटिव्स टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर। और जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, उसने उसके बाद में सेज का मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया, कैप्चर कर लिया। द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर। फ्रेंच जो थे, फ्रांस की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके चंद्रनगर में एक फोर्ट था, उसको भी वो कैप्चर कर लेते हैं। टेंशंस एंड सस्पिशियंस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश क्यूमिनेटेड द बैटल ऑफ प्लासी। और जो खूब सारे टेंशंस थी, आपस में जो तनाव हो रखा था और खूब सारी शंकाएं जो हो रही थी किसके बीच में? सिराजुद्दौला के और ब्रिटिशों के बीच में, उसी को पीक पर ले जाने का, चोटी पर ले जाने का काम किया ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी ने। और यहीं पर इसका द एंड होता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला थे, वो हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द रिजल्टेंट विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड टू पपेट गवर्नमेंट इंस्टेटेड बाई देम। और इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल था वहां पर पपेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कठपुतली गवर्नमेंट उन्होंने बना दी। एक कमजोर गवर्नमेंट उन्होंने वहां पर बनाई। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, बंगाल के अलावा वेरियस स्टेट्स में भी उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट, एक तरीके से कठपुतली कमजोर सरकारें बनाने का काम किया और जो हमेशा ब्रिटिशों की जी हुजूरी करने का काम करते थे। दिस लीड टू एन अनलीजिंग ऑफ एक्सेसेस, माल प्रैक्टिसेज एंड एट्रोसिटीज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके कारण से, वो पपेट गवर्नमेंट के कारण से, तो क्या अनलीज हो गया, क्या स्टार्ट हो गया था? व्हाट स्टार्टेड? एक्सेसेस, बहुत ज्यादा एक्सेस का को काम स्टार्ट हो गया था। माल प्रैक्टिसेस, उनका प्रशासन उनका स्टार्ट हो गया था। एट्रोसिटीज, उनके द्वारा अत्याचार शुरू हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो टैक्स कलेक्शन के नाम से उन्होंने एक तरीके से एट्रोसिटीज, अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का करना शुरू कर दिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट रहेगा कार्नेटिक वार, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।